बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। पार्ट 2 मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारा आज का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है हमारा। जो लास्ट लेक्चर था उसमें वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा। वेक्टर के इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी बात उसका भी रिव्यू कर लेते हैं कि वेक्टर के इंट्रोडक्शन में क्या था। उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा था। उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, हमने ये देखा था। उसके बाद उन दोनों को सेपरेटली हमने डिफ़ाइन भी किया था। तो वेक्टर्स और स्केलर्स की बात की थी हमने, और उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर्स की डिटेल के बाद उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर्स की कैसे दी जाती है, तो उसकी बात भी हमने की थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर को इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद उसमें कुछ टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे नल वेक्टर की बात करेंगे, इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि आपका जो 7.1 से ऑनवर्ड चलता है 7.5 तक, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर से, कि वेक्टर की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम वो बात करते हैं। ज्योमेट्रिकली ये देखिए नहीं, एक मैंने वेक्टर ड्रा किया है, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने बात की थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमने बात की कि एक लाइन से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिया जाता है। जो एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है, और जो लाइन की लेंथ होती है वो उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं ए कह दूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह दूँ, तो इस वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, ए बी, ऊपर एरो डाल देंगे तो इसका मतलब होगा ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर में ये पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ वेक्टर। तो ए क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। ए को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। ए इसमें इनिशियल पॉइंट होता है, और जो बी पॉइंट होता है उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट। तो किसी वेक्टर में दो पॉइंट्स होते हैं, जहां से वो स्टार्ट हो रहा होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और जहां पर वो एंड हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और बी आपके पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। और ए बी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होता है आपने, तो ए बी लिखते हैं, ऊपर एरो डालते हैं, और इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ए से बी की तरफ है, और बी से ए की तरफ करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और वो इसका नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन उसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अभी रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। उसके बाद उसको निकालते कैसे हैं, आगे हमारा ये टॉपिक आएगा कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसके लिए है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए बी कह दें, या आप नाम रखें, वी का नाम रख लें, यू का नाम रख लें, जेड का नाम रख लें, डब्ल्यू नाम रख लें, कुछ भी वेक्टर का नाम रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं लेट वी बी एनी वेक्टर। लेट वी, ये देखें जी ऊपर मैं एरो डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये वेक्टर है। लेट वी बी एनी वेक्टर। Then its magnitude is denoted by, ये वेक्टर डालें, और इसके साथ में दो लाइंस अगर आप डालते हैं, बार आप डाल देते हैं, तो
तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मैग्नीट्यूड को आप इससे डिनोट कर सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप इसको सिर्फ v लिख दें। ये दोनों ही ठीक हैं। तो दोनों ही जो तरीके हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखें जी, तो किसी भी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसके साथ आपने या तो बार डाल देने हैं या उसका एरो ख़त्म कर देना है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी सी बात हम पहले की है हमने। उसके बाद मैग्नीट्यूड को निकालते कैसे हैं, उसका कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आता होगा तब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैग्नीट्यूड को। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम उसकी डिस्कशन करते हैं अब। तो दूसरी बात हम करते हैं यूनिट वेक्टर की। नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार इस्तेमाल होगा। ये एक्सरसाइज हमारी जितनी भी थ्रू आउट चैप्टर, ये बार बार इस्तेमाल होगा यूनिट वेक्टर से कॉन्सेप्ट क्या है। और ये है बहुत आसान। आपने ये याद रखना है कि ऐसा वेक्टर जो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की हमने डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, उसका यूनिट वेक्टर बताएंगे। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको निकाला कैसे जाता है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यूनिट वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड याद रखना है। इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। वैसे भी मैथमेटिकल टर्म में जो यूनिट इस्तेमाल होता है 1 के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट का मतलब 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम फिर रिपीट कर लेते हैं इसको, कि ऐसा वेक्टर जो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं जी। अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and is used, और इस्तेमाल किस लिए होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the direction of the vector। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है प्रॉपर, कि ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसके आते हैं, इसको सिंबॉलिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास हो, हम v की बात कर रहे हैं तो हम v की बात कर लेते हैं दोबारा से। लेट v बी एनी वेक्टर, लेट v बी एनी वेक्टर। ये वेक्टर किस तरह से है, ऊपर एरो डाला हुआ है, इसलिए ये वेक्टर है। देन इट्स यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय v कैप। इसको v कैप से डिनोट किया जाता है कि जो वेक्टर आपके पास होगा, आप उसके ऊपर कैप का सिंबल डाल देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा।
तो ये v का यूनिट वेक्टर है। किसी भी का भी a वेक्टर अगर हो उसके ऊपर कैप डाल देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह b हो तो उसके ऊपर कैप डाल देंगे तो वो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं जी। फार्मूला ये होता है इसका, अगर आपने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये v का यूनिट वेक्टर है। आप v वेक्टर को v के मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड की मैंने बात की थी, मैग्नीट्यूड मैंने कहा था कि आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह ही लिखा करूँगा इसको, ये रिप्रेजेंटेशन मैं यूज़ नहीं किया करूँगा। तो आप अगर याद रख लें इसको कि ऊपर एरो हेड अगर है तो इसका मतलब वेक्टर है, अगर एरो ख़त्म किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे आप डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर के बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट आप इस तरह से कह लें, अब नोट में कुछ बात जो है वो ये मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया यहाँ पर। ये हमारे पास x एक्सिस है पिलफर्स, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेट किया हुआ है, ये पॉइंट P है अगर, तो आप देख सकते हैं इसका x एक्सिस का डिस्टेंस भी होगा, इसका y एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस होगा और इसका z एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस भी होगा। तो हम ये P पॉइंट कह सकते हैं, इसका x डिस्टेंस भी है, y डिस्टेंस भी है और z डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब है P पॉइंट जो है वो x y z प्लेन में है, ये x y z प्लेन है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर ये पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है, इसको मैं इसी तरह से, ये पॉइंट अगर ये ओरिजिन होता है इसको मैं O कह देता हूँ, इस तरह से उस पॉइंट को मैं, कॉर्नर पॉइंट को मैं अगर O कह देता हूँ, तो ये मार्कर है मेरे पास। मार्कर की अगर मुझे पोजीशन को अगर बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, इसकी हाइट भी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है। तो इसका मतलब इसकी 3 डायमेंशन है, हाइट, लेंथ और उसकी विड्थ। तो 3 चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो एक जो लेंथ है उसको मैं कह देता हूँ एक्स डिस्टेंस है वो, और y को मैं y डिस्टेंस, y को मैं लेंथ कह देता हूँ इसकी, और z को मैं इसकी हाइट, अगर या y को हाइट कह देता हूँ और z को मैं इसकी विड्थ कह देता हूँ, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा रूम होता है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक्स वाई जी प्लेन की, कि इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है और इसकी ऊंचाई भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जी ही है। अगर इसकी अब बात की है तो जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमें बतानी होगी तो हम उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, और वाई एक्सिस जब डायरेक्शन बतानी होगी उसके लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, जब जेड एक्सिस डायरेक्शन बतानी होगी तब हम यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी हम बात करने लगे। तो नोट में ये लिख देते हैं, आई कैप इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई कैप यूज़ करेंगे। तो जिस तरह मैंने बताया, कमरा है आपके पास, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, तो 3 चीज़ इसमें है, एक को एक्स कह दिया, एक को वाई कह दिया और एक को जेड कह दिया। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई कैप यूज़ करेंगे। इसी तरह से जे कैप इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम जे को यूज़ करेंगे। इसी तरह से के कैप इज यूज्ड फॉर जेड एक्सिस। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर में
ये 3 यूनिट वेक्टर बहुत कॉमन यूज होते हैं। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए, एंड लास्टली के कैप फॉर डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो 3 ये यूनिट वेक्टर हम मेनली इस्तेमाल करेंगे एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। तो ये अभी तक हमने बात की है यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर के बाद हम बात करते हैं नल वेक्टर की, कि नल वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वन इज नल वेक्टर। नल वेक्टर की डेफिनेशन हम करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, नल का मतलब क्या था, जीरो। जीरो वेक्टर भी इसको बोलते हैं, नल वेक्टर भी इसको बोलते हैं। चले जीरो वेक्टर भी साथ में लिख लेते हैं। और दूसरे इसका नाम क्या है, और जीरो वेक्टर, ये इसका है। तो नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर इसको बोलते हैं। और ग्राफिकली इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जी, अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, अभी हमने बात की थी पहले जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बात की, उसमें हमने ये कहा था कि किसी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसका एक क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट की बात जब हम करते हैं तो टर्मिनल पॉइंट होता है और एक क्या होता है, उसका इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं कह दूं कि एक वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, उसका टर्मिनल पॉइंट भी यही है, तो देख लें कि ये वेक्टर जो है एक डॉट सा नज़र आ रहा है, तो इसके दरमियान कोई डिस्टेंस तो नहीं होगा, कोई लाइन तो नहीं होगी, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। कि हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं, अ वेक्टर whose initial and terminal point are same is called null vector। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से कि a vector whose initial and terminal points are same is called null vector। तो उस वेक्टर को हम नाम क्या देंगे, नल वेक्टर का नाम देंगे। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम होता है, उसको हम नाम देंगे नल वेक्टर का। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज whose magnitude इज ज़ीरो। तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट इज डिनोटेड बाय ओ, ऊपर ये एरो हेड डाल दें तो ये ओ वेक्टर, मतलब कि ओ से इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी नल वेक्टर की बात होगी या जीरो वेक्टर की बात होगी, हम ओ के ऊपर एरो डाल देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, या दो वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव कब होते हैं। तो आपकी किताब में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूसरा हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर क्या होता है, तीसरा है नल वेक्टर क्या होता है, और नंबर 4 जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, दो वेक्टर्स नेगेटिव होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी। डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम एक दूसरे का नेगेटिव बोलते हैं। तो हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। तो उनको भी लिख लेते हैं जी, नेगेटिव वेक्टर्स को।
two vectors are negative of each other if they are of equal magnitude but opposite direction, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली, डिफाइन कर लिया। देखिए जी, ये वेक्टर मेरे पास एक है v वेक्टर और एक वेक्टर मेरे पास ये है u वेक्टर। आप देख सकते हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, तो ये दो वेक्टर्स हम देख सकते हैं v वेक्टर और u वेक्टर। इनकी लेंथ, लाइन की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी और इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो इसलिए हम कहेंगे ये वेक्टर्स जो है दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस u वेक्टर, तो एक दूसरे का ये नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर की हम बात जो है वो इन डिटेल कल करेंगे, लेकिन आज इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन किस तरह से किया जाता है ये देखें जी। ये मैंने एक्स वाई जी प्लेन बनाया है, एक एक्स, ये वाई और ये जी प्लेन है। ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट ओ पॉइंट होता है ओरिजिन। अगर हम इसमें ये पी पॉइंट है, ओ से पी की तरफ एक अगर वेक्टर बना देते हैं तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो आपकी किताब के ऊपर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और डायग्राम ये आपको मैंने समझा दी। तो नेक्स्ट इसका कुछ नोट हैं पोजीशन वेक्टर के रिलेटेड, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में होप सो कि आप लोग को समझ आई होगी, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो टाइप्स करेंगे वेक्टर्स की, और उसके बाद पोजीशन वेक्टर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।